तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या था हमारा? फैक्ट. इट वाज फैक्ट टू लर्न. क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ बच्चों. 11 में तुम रियलाइज करोगे कुछ अजीब सी बात कर रहा है वो. टेम्परेचर दे दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे दी और दूसरे टेम्परेचर पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ ली. हाँ है ना यार. हम कहेंगे टेम्परेचर हमें क्या चाहिए होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए? एच बाय एम वी. तुम रियलाइज करोगे मास तो कांस्टेंट है, रेशियो में कटेगा, एच वी कट गया. समस्या आएगी वी की बच्चों. वी उसने दिया नहीं है. तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अभी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ते, कि जो वेलोसिटी है या स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर. इंपॉर्टेंट थिंग, द टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, केल्विन स्केल. हाँ 273 ऐड करना पड़ेगा. करेक्ट. तो बच्चों आंसर निकालो, निकालो आंसर गाइस. सर लैम्डा बाय 2. हाँ बेटा. सर सी ऑप्शन. सी. वेरी नाइस. होल्ड ऑन. सी इट इज. ऑप्शन सी करेक्ट. कौन से अच्छे ने आंसर दिया है? शौर्य. गुड. ठीक है ना बच्चों. तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूले पे ध्यान देना बस. लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. आएगा बेटा. उसने पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ 927. हाँ तो 1200 डिवाइड बाय तुम्हारा आएगा 300. 1200 बाय 300 4 आएगा. डिवाइड करोगे, रूट लोगे. रूट लेने की जरूरत है? हाँ रूट लोगे ना, कि टेम्परेचर ले रखा है हमने, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ये बनेगा बेटा. ठीक है ना बेटा. क्लियर है या नहीं? सिंस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. ठीक है बच्चों. किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बोलो गाइस. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ. 927 प्लस 273 बेटा. हाँ बेटा ऐसे देखो ना. ये हो गया लैम्डा 1. ये आ गया. समझ आया नहीं आया? आ गया. गुड. इट वाज सी. क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो गाइस. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 में बैठा है, फोटोन एब्जॉर्ब किया, हायर लेवल पे जंप कर गया. उसमें हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है 13.4 एंगस्ट्रॉम. हमें पूछा गया है कहां पे जंप करा था. तो यार उसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसकी जरूरत ही नहीं. हाँ है ना. मतलब जो हमें n की वैल्यू निकालनी है वो तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से निकालेंगे. तो जस्ट द फैक्ट कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बैठा था दैट हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस व्हाटसोएवर. फाइन गाइस. या तो उसने ये पूछा होता कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब्ड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू nth लेवल, तब तुम्हें जरूरत पड़ रही होती. हाँ है ना. उसमें हम क्या यूज करते हैं? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर. है ना बच्चों. तो दैट इज व्हाट वी वुड हैव यूज्ड. एनीवे क्वेश्चन का आंसर निकालो. अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें दे रखी है 13.4 एंगस्ट्रॉम. ये मत कहना गाइस यहां पे हम h बाय mv लगाते हैं कि फील वही आती है, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारा स्टैंडर्ड वही है. हाँ है ना. लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी. हम कहेंगे यार व्हाई डोंट यू यूज द फॉर्मूला 2 पाई ए नॉट एन बाय जेड. वो यूज कर लो. दैट इज बेटर. आसानी से निकलेगा आंसर. लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी यूज करने के बजाय व्हाई डोंट यू यूज द अदर फॉर्मूला जो मैंने बताया था जब हमें रेडियस पता होता था. हाँ है ना. या मतलब रेडियस के टर्म्स में जो हमारा एक्सप्रेशन था डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, उसे यूज करो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन बच्चों. हाँ बेटा एमवी लगा सकते हैं, कैलकुलेशन लंबी जाएगी. एच और वी तुम्हारा, एमवी को एक खास अच्छी वैल्यू तो है नहीं, इसीलिए मतलब वो भी लग सकता है बट इट विल गिव यू अ बैड वैल्यू निकालते हुए, सॉल्व करते हुए. करो बच्चों. तो मैंने क्या किया? अच्छा 13 लिख दिया तो 1 सेकंड में कोई क्वेश्चन स्किप कर गया क्या? तो
मैंने मिस कौन सा कर दिया? सर आपने 11 लिखा, उसी का आंसर 12 में लिख दिया। ओके 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 फाइन। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बच्चों करो इसे। सर 4। 4 आ गया, गुड। इन और तो हमें पता है ना बेटा 0.53 या 0.529, उसको रफली 0.53 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो और करो। आसान क्वेश्चन है गाइस, करो उसे। बच्चों हमें क्या रखा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। तो एक काम करो, डेल्टा एस डेल्टा बी को डेल्टा पी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो बच्चों? दिस विल बी इक्वल टू h बाय 4 पाई। अब डेल्टा पी क्या आ गया बच्चों, विच इज नथिंग बट m डेल्टा v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ h बाय 4 पाई। हाँ या ना? उस बंदे ने तुमसे डेल्टा v तो पूछा है मेरे ख्याल से, बस डेल्टा v निकालना है, तो मास से डिवाइड कर दो 1 बाय m रूट ऑफ h बाय 4 पाई। हाँ नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना बेटा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता होता है ना। क्लियर और नॉट गाइस? डेल्टा वी निकलाएगा नहीं निकलाएगा बच्चों? क्या आ रहा है, किसी बच्चे ने आंसर निकाला हो तो? सर 1/2m रूट h बाय पाई। अरे भाई वैल्यू निकालनी थी, मतलब वैल्यू के टर्म्स में कि एग्जैक्ट वैल्यू, किसी ने नहीं निकाला। रूट 6.6। हाँ तो फिर तो ठीक है कि 6.63 अगर तुम्हारा 66 के करीब आ रहा है तो मैं मान गया लो। 64 अगर हमारा होता तो 8 हो जाता आंसर, हाँ है ना? हाँ तो इट्स करेक्ट। एक्स की वैल्यू 8 आती है इन एनी केस, राइट 8। एनीवे क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से ये तो आसानी से हो जाएगा, पढ़ो उसे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, करके देखो, आसानी से हो जाएगा भाई। 15 पे आओ बच्चों। हाँ बेटा 15 पे आओ बच्चों। एनर्जी ऑफ सेपरेशन की बात कर रहा है यार, ये क्या किस चीज की बात कर रहा है, कोई बताएगा मुझे? बाइंडिंग एनर्जी, वेरी नाइस। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछिए, निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? तुम्हें एन पता चल जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इज द एनर्जी, है ना बच्चों, ऑफ एनएस ऑर्बिट। एनएस ऑर्बिट की वैल्यू दे रखी है, फाइन। वैसे तुम यहां से एक काम की चीज ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे उसने ये नहीं बता रखा है कौन सा एटम है, कौन सी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो तुम्हें बेसिकली जो फॉर्मूला होता है 3.4 -3.4 इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वहां से जेड बाय एन की वैल्यू निकाल लो और एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में एन बाई जेड की वैल्यू डाल दो। हाँ बेटा हरिजन लाइक बोला है ना, तो बताया नहीं कौन सा है। तो आइडिया क्या है, यहां से तुम जेड बाय एन की वैल्यू निकालोगे एनर्जी से, और उससे रूट लेके एन बाई जेड की वैल्यू डालोगे वेवलेंथ के अंदर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए। एक काम करो, सॉल्व करो, जस्ट सॉल्व एंड गेट द आंसर, तुम समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। डू इट। एनर्जी से तुम जेड बाय एन की वैल्यू निकालोगे और एन बाय जेड की वैल्यू डालोगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए, क्योंकि उसमें हमारा एन बाय जेड आ रहा होता है फॉर्मूले के अंदर। करके देखो गाइस, ट्राई इट। ब्रॉगली में z बाय n कैसे यूज करें? क्या कह रहे हो बेटा? वेलोसिटी वाले में करेंगे ना z बाय n से। बेटा आवाज क्लियर नहीं है, समझ नहीं आया क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। बोलना।
ये आएगा आंसर। रुको 15 का सी तो नहीं आएगा क्या? जेड मैंने निकाला कहाँ है? जेड बाय एन की रेशियो निकाली है, वही तो मैंने कहा था। तुम जेड बाय एन की रेशियो निकालो और एन बाय जेड पुट कर दो। जेड और एन तो हम निकाल ही नहीं सकते ना बेटा, हमें पता ही नहीं। बेटा हमें वो दे रखा है दैट एनर्जी ऑफ सेपरेशन इज बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इसलिए। और हमें एनर्जी का फॉर्मूला तो ये होता ही है, ठीक है ना बेटा। क्लियर हो गया बच्चों? निकला है आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो बच्चों। अच्छा लिख लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या कह रखा है? इसका आंसर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 16 बोले थे ना, सी इज करेक्ट। बच्चों देखो उसने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट दे रखी है -E, मतलब ई एक तरीके का क्या हो गया बच्चों? मैग्नीट्यूड, तो हमें पता है नेगेटिव तो होता ही है। ऐसे मान के लो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालना है उससे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ई ही, ई मतलब जस्ट बाहर निकालने के लिए, है ना बच्चों। मतलब ई ओवर हियर इज टेलिंग अस द बाइंडिंग एनर्जी इन अ वे, हाँ है ना बच्चों। अब गाइस उसने कह रखा है ईपी एनर्जी थी फोटोन की, एनर्जी बाहर निकलने में कितनी लगी बच्चों? ई नहीं, उसने एक और चीज कह रखी है हाइड्रोजन एटम के लिए इट वाज ई बाइंडिंग एनर्जी, और उसने दे रखा है Li2+ आयन इन ग्राउंड स्टेट, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बच्चों? बताओ गाइस। हम कहेंगे E वाज द एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट बच्चों। इट वाज बेसिकली एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, मतलब ये हमारी जो भी वैल्यू है RH Z²/n² विद अ नेगेटिव साइन इज -E, हाँ है ना, या E इज दिस। हम कहेंगे E फॉर Li2+ क्या होगा गाइस? उसमें तुम रियलाइज कर रहे हो ये जो हमारा था E दैट वाज फॉर हाइड्रोजन एटम, तो Z की वैल्यू यहाँ पे क्या थी बच्चों? 1, राइट। ओके, और ग्राउंड स्टेट दे रखा है, मतलब यहाँ पे डजंट मैटर क्योंकि यहाँ पे भी हम n की वैल्यू वही ले रहे हैं, दोनों में ग्राउंड स्टेट लिया है, मतलब या तो मैं यहाँ पे भी 1² कर दूं, डजंट मैटर। यहाँ पे ये हम क्या निकाल रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी फॉर योर Li2+ आयन के फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इट विल बी RH 3²/1², हाँ है ना बच्चों। सो इट विल बेसिकली बी 9RH या हमारा 9E। दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन, हाँ है ना। तो अब हम करेंगे ईपी हमने एनर्जी सप्लाई करी, 9E एनर्जी लग गई बाहर निकलने में, विल बी इक्वल टू ½ mv², हाँ है ना। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया? दैट विल गिव यू द एक्सप्रेशन। इतनी एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी थी फॉर इलेक्ट्रॉन इन Li2+ आयन, इतनी एनर्जी हमने सप्लाई करी, जो रिमेनिंग एनर्जी बची दैट गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। गुड। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो बच्चों। यार इधर एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, अ क्वेश्चन ऑफ माय ओन, ध्यान से सुनते आओ। एज वी गो आउटवर्ड, एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों? बढ़ती है घटती है? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? हाँ, अच्छा नहीं, आइडिया क्या है बच्चे? ध्यान से सुनो। -13.6 था, उसके बाद -3.4 हुआ, उसके बाद -1.51 हुआ, वैल्यू बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती आ रही? इन्फिनिटी पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब वैल्यू इज इंक्रीजिंग। हम तभी तो कहते हैं कि फोटोन से एनर्जी लेके इट जंप्स आउटवर्ड, ठीक है ना। तो वही है, टोटल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? हाँ, अगर टोटल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? डबल ऑफ टोटल एनर्जी होता है भाई, वो ही बढ़ेगी।
काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी बच्चों? स्पीड दूर जाने पे डिक्रीज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या हो रहा होगा? Rn क्या होगा? वेवलेंथ तो क्या होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहा हूं मैं। बढ़ेगा, क्योंकि हमारी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। h/mv में अगर v डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा लैम्डा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा इन nth ऑर्बिट? उसका तुम्हें फॉर्मूला याद है? हाउ इट इज प्रोपोर्शनल टू z and n? z²/n³ होता है। n बढ़ेगा तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन डिक्रीज होगा। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन जेई में आ रखे हैं यार, इतना याद नहीं आ रहा, मीन्स में ही होगा ऑब्वियसली। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। और क्या ले सकते हैं हम? और भी कुछ ले सकते हैं क्या? सार तो ले डाला हमने। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेचुरली डिक्रीज कर रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। अच्छा एक चीज और, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? NH/2π होता है। तो हम कहेंगे n बढ़ रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बढ़ेगा बच्चों। ना MVR ही लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम नहीं, सिंबल कोई नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस? हाँ भैया आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। इसमें मल्टीपल रहेगा। हाँ बेटा। ए और बी। अच्छा बस, सर A, B and D. वेरी गुड, ABD करेक्ट। लेकिन आपने तो क्या हम हायर टू लोअर जा रहे हैं बेटा? अच्छा हाँ ठीक है बेटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ बच्चों। गो टू क्वेश्चन नंबर 18। गाइस में थोड़ा ऑप्शन डी को तो एलिमिनेट ही कर दो। ABC में से बताओ बच्चों। थोड़ा और सोचो। ये क्या चल रहा है भाई? ऐसे नहीं, आप सोच के फिर मैंने रीजन पूछे ना। बच्चों करो। हो जाए तो बता देना बच्चों। बच्चों बोलो भाई। करो गाइस, सोच के बताओ। सर बी एंड हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर बी एंड डी। B and C? नहीं सर डी डी। डी को तो एलिमिनेट कर दो। डी को एलिमिनेट कर दो फॉर द टाइम बिंग। इधर ध्यान दो बच्चों। मूव विद सेम स्पीड, हम कहेंगे भाई सेम स्पीड है तो तुम्हारा मास जिसका ज्यादा उसकी योर वेवलेंथ विल बी लेस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो मास ऑफ ए ज्यादा है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी नहीं होगी बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट पे, मूव विद सेम काइनेटिक एनर्जी।
यार काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम है ना, तो अगेन यू विल हैव द आंसर बी सी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो, पढ़ो उसे, एनुअल रियलाइज तुमने करा हुआ है। ये तो वही क्वेश्चन है, डन। क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें। 21 छोड़ना है। हाँ बेटा, ये तुम्हें दे रखा है डेल्टा वी दे रखा है, और पूछा क्या, डेल्टा एक्स पूछा है, तो एम डेल्टा वी यूज करोगे फॉर डेल्टा पी। हाँ बेटा, एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच बाय 4 पाई। यूनिट्स का ध्यान रखना बच्चों। करो बच्चों। बच्चों यहाँ पे काम की चीज जानते हो गाइस क्या है, कि तुम्हारी सारी वैल्यूज में जो साइंटिफिक नोटेशन में जो टर्म लिखी गई है वो तुम्हारी डिफरेंट है। एक में 5.28 है, एक में 2.64 है, एक में 1.3 है, एक में 0.66 है। तो पावर को तो भूल ही जाओ। तो बेसिकली 6.63 बाय 4 पाई बाय 2 विल गिव यू द आंसर। हाँ है ना बच्चों, उसी आंसर निकाल लो। ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तो दे देते हैं क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा है, वो किसी काम का नहीं है। आई थिंक दिस शुड गिव यू द आंसर बच्चों, एक बार निकाल के देख लो। बच्चों बताओ, कोई बच्चा पावर भी चेक करेगा यहाँ पे बैठ के, बताओ।